नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दिस रहस्य में प्रारब्ध के इस मंच पर मुझे परिचय हालांकि कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे लगातार नए जुड़ रहे दर्शकों को इस बात की आवश्यकता होती है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं बांग्लादेश से शोएब चौधरी साहब, ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के एडिटर। शोएब साहब, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। शोएब साहब, चुनाव हो गए, आपके यहाँ परिणाम आ गए और अब सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है, शपथ ग्रहण है और हमारी तरफ से ये भी हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब वो जरूर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। सरकार की बदली परिस्थितियों में क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे जरा निजी बातचीत से शुरुआत करना चाहूंगा। दर्शक भी चौंकेंगे कि शोएब साहब के साथ मैं कोई पर्सनल बातचीत क्यों शुरू कर रहा हूँ। शोएब साहब, मुझे आप ये बताइए, आपको पाकिस्तान से क्या दिक्कत है और उससे ज्यादा पाकिस्तान को आपसे क्या दिक्कत है? दर्शकों, जरा मैं एक मैसेज दिखा रहा हूं। ये मैसेज आप देखिए जरा और इसके बाद जरा इसके बारे में पूछेंगे। ये एक्स पर जो शोएब साहब का अपना अकाउंट है, तो उनको एक ये मैसेज आया। इन्होंने चूंकि अपने ट्विटर पर शेयर किया तो मेरी टीम वहां से इसको उठा लाई। इसमें पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति दर्ज कराई है शोएब साहब पर और उनका इरादा तो ये था कि इनका अकाउंट ही उड़वा दें। चलिए साहब, लेकिन आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए। ट्विटर भी शोएब साहब को क्या लिख रहा है कि ठीक है भैया, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये नोटिस आपको दे रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिए। शोएब साहब, ये क्या है? पाकिस्तानी आपसे काहे बिफरे पड़े हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई। पहली बांग्लादेश की जो शपथ ग्रहण ये कल ही होगी और उसमें भारत की माननीय स्पीकर आए थे और शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी जी की एक इनविटेशन लेटर तारक रहमान प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर किया, जहां नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूरे फैमिली को इनवाइट किया भारत में। एक खबर मिला है कि अभी कल से रमजान शुरू हुआ है बांग्लादेश में और रमजान के बाद तारक रहमान पहली सफर भारत में करेंगे उनको फैमिली को लेके। ये एक अच्छी चीज है। दूसरी जो आगे ये ट्विटर वाली बात, देखिए पाकिस्तानी असल से डरपोक है, बड़ी बड़ी बात करता है। भारत जब ब्रह्मा दिखाते डर जाते हैं और हम तो एक मामूली आदमी हूँ, पत्रकार हूँ, हमसे भी डरते हैं। ट्विटर को 3 दफा इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसके पोस्ट हटाओ, इसके अकाउंट हटाओ और एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए वो शायद पाकिस्तानी बहुत नर्वस हो गई कि जिस अकाउंट में मैंने जिस पोस्ट में मैंने एक टॉयलेट पेपर की तस्वीर पब्लिश किया था और वो टॉयलेट पेपर में पाकिस्तानी निशान है, झंडा है, और मैंने कहा कि बंगाली को पता है पाकिस्तानी की जगह कहाँ। मैंने ये वार्ता दे दी पाकिस्तान को कि तुम जितनी बड़ी बड़ी बात करते हो, हमारे लिए तुम्हारे जगह है टॉयलेट में। और सबसे मजे की बात है कि कोई एक टेलीविजन चैनल में, किसी एक टेलीविजन चैनल में जब मैं कह रहा था कि हम लोग अभी ये टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसने कहा पाकिस्तानी झंडा वाला टॉयलेट पेपर भाई मत इस्तेमाल करो कि तुम्हारा स्किन डिजीज हो जाएगा। ये अच्छा लगता है मुझे कि आसिम मुनीर काँप रहा है, पाकिस्तान काँप रहा है। एक मामूली इंसान की ट्वीट जो लाखों लोग पढ़ते नहीं, हमारे फॉलोअर भी लाखों है नहीं, फिर भी वो डरते हैं, डरपोक। अच्छी लगा। और क्या कहूँ कि पाकिस्तान जब भी डरते हैं हमसे प्रारंभ से किसी हमारे जो कोशिश से, हमें तो जरूर खुशी मिलता है कि चलो पाकिस्तान को नर्वस कर दिया। अच्छा शोएब साहब, ये बताइए, पाकिस्तान आपसे डरता है वो तो ठीक है, आपके नए नवेले प्रधानमंत्री जी आपसे क्यों डरते हैं साहब? ये तारिक रहमान साहब ने आपको कहे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, आप पाकिस्तान को भी डरा रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। क्या कर दिया आपने ऐसा? क्योंकि ये भी मैंने देखा आपने शेयर किया हुआ था।
अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कोई पत्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो उसको शासक जो होता है वो डरता है। आपको आपको पता है, आप विटनेस भी है कि जिस दिन यूनुस ने तख्ता दाखिल किया था 2024 में, उसी दिन या उससे 2-3 दिन बाद यही प्रारंभ के मंच पे मैंने कहा था कि यूनुस फ्रॉड है, मकार है, चोर है। और 18 महीने यूनुस तो तख्ते पे थे, सो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ किया, मगर आपकी आशीर्वाद से, मोहब्बत से, प्यार से और हमने साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं किया। हाँ, यूनुस ने भी उसके जो ट्विटर हैंडल में हमारे खिलाफ 3-4 पोस्ट किया था, कहा था कि मैं प्रोपेगेंडिस्ट हूँ। तो अभी तो यूनुस चले गए, यूनुस इज फिनिश्ड, नया आया तारिक रहमान साहब। अभी हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ट्विटर अकाउंट चलते हैं लंदन से और ये ट्विटर अकाउंट ओपन हुआ है अमेरिका से। और हमारे जो जानकारी है उसमें से वो कभी 2007 से बाद कभी अमेरिका गए नहीं। तो ये अकाउंट 2009 में अमेरिका से रेडी होगी, चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि बावजूद ये वेरीफाइड अकाउंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की, अभी ब्लॉक क्यों किया? मैं कैसे पूछूं कि शायद हमारे बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि आप, मैं, प्रारंभ, हम लोग तो ऐसे ही हैं, सच बता देते हैं। सच बताने में से हमारे कोई क्या कहते हैं हेसिटेशन नहीं है। और कौन क्या सोचता है सोचने दीजिए। पाकिस्तान एक तरफ काँप रहा है, आसिम मुनीर काँप रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मुझे ब्लॉक करता है। सो एक चीज मुझे सेटिस्फैक्शन है कि चलो मैं सही रास्ते पे हूँ, कि मैंने खुद को कहीं किसी के पास बेच नहीं दिया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों आपको भी, और इस पर जरा सा बात कर लेंगे। ये सलाहकार रहा है बंदा जो डिक्टेटर अभी यूनुस था उसका, और ये सो कॉल्ड उसी स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ था, लेकिन ये भाग खड़ा हुआ है बांग्लादेश छोड़ के और अपना पोस्ट वोस्ट सब छोड़ के भाग गया है। शोएब साहब, अब ये चेले जब भाग रहे हैं तो क्या अब ये भी माना जाए कि यूनुस भी भाग रहा है और बहुत जल्दी यूनुस वहां से फरार होगा? लेकिन यूनुस ने पिछले इन तमाम महीनों में बांग्लादेश की जो गति की है, क्या आपको कहीं दिखाई देता है कि नई सरकार इसकी भरपाई करेगी या उसको सजा देगी, या किस तरह के रिश्ते यूनुस से होने जा रहे हैं? क्या एक सेफ पैसेज, जैसे इसके बारे में ये कहा जा रहा है तैयब के बारे में कि इसको सेफ पैसेज दिया है कि भाग खड़ा हो, करप्शन के आरोप हैं, दुनिया भर के आरोप हैं, तो क्या यूनुस के साथ भी ये नई सरकार यही करेगी? फिर जरा आते हैं हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इस नई सरकार के बाद। जी देखिए, यूनुस के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अलीबाबा 40 चोर टीम चल रहा है और वो 40 चोरों में एक ये तैयब है। ये असल से डच नेशनल से, नेदरलैंड्स की सिटीजन है, नागरिक है, बांग्लादेशी है नहीं। तो इसको यूनुस ने 2025 के मार्च में उड़ा के लिया है बांग्लादेश में, बैठा दी टेलीकम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण एक पोजीशन में। वहां बैठ के इसने 100 करोड़ टाका चोरी की, यूनुस को भी शेयर दिया। और जब चुनाव में 12 फरवरी के चुनाव में बंगाली ने जमात इस्लामी को रिजेक्ट कर दी, बीएनपी को एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी दे दी। 13 तारीख ही ये बंदा, सिर्फ आप देखेंगे हमारे ट्विटर हैंडल पे वो भी है, कि 5 दिन के लिए छुट्टी मांगा यूनुस से, और 5 दिन की छुट्टी मांगने के बाद ये भाग गई। और आपके जो सवाल है कि यूनुस भागेगा कि नहीं भागेगा, देखिए, ये जो यूनुस के जितने साथिया थे, जो 40 चोरों में जितने चोर थे, एक्चुअली 40 नहीं 400 थे, इसने खूब से बांग्लादेश को लूटा। सिर्फ बांग्लादेश को लूटा ही नहीं, आप जानते हैं कि उस 18 महीने में बांग्लादेश में हिंदू की नरसंहार हुआ, भारत विरोधी नारा लगाए, उसके अब्बू की मुल्क पाकिस्तान की फेवर में नारा लगाए, बांग्लादेश की सड़कों में
अलकायदा इस्लामिक स्टेट की झंडा लेके ये जिहादी आए थे। अभी 13 तारीख से वो जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द है कि अनलकी 13, सो 13 तारीख से यूनुस की अनलकी दिन शुरू हो गई। अभी ये भागना शुरू किया। आप जानते हैं कि आज सुबह ही, कल मैंने ट्विटर में एक पोस्ट किया था कि एक जिहादी लड़का यूनुस की, मेहदी हसन, उसने बांग्लादेश में 2024 के 5 अगस्त हिंदू पुलिस ऑफिसर संतोष को जिंदा जला दिया था। और जिंदा जलाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में इस साल की जनवरी में गए थे। जाके पुलिस को खुलेआम कह रहा था वीडियो में कि इसने पुलिस को, हिंदू पुलिस ऑफिसर को जला के मार डाला, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। जब पुलिस ने इसको बंद किया, अरेस्ट किया, खुद यूनुस सामने आ गई कि ना ये हमारा क्रांतिकारी है, इसको तुम लोग टच नहीं कर सकोगे। और उसी दिन यूनुस ने एक ऑर्डिनेंस दे दी कि इसके जो ये सब छात्र लोग, जिनजी, अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली या दलाल, इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो जैसे आप दिखा रहे थे कि अब तो ये भागी नेदरलैंड, ये लड़का भी पता नहीं मुझे कैसे भारतीय एक वीजा इसने मैनेज कर लिया और चली गई भारत फिनलैंड की वीजा के लिए। और हमारे जो शैतान साथिया है उसने इसके वीडियो बना लिया, वीडियो दे दिया, हमें भेज दिया दिल्ली की वीजा ऑफिस में। फिनलैंड की हमने पोस्ट किया कल रात को, आप जानते हैं, और सुबह को ही इसको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया। और डिपोर्ट करने के वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट किया इसी ने कि भारत ने मुझे ये किया वो किया, दिल्ली पुलिस ने मारा पीटा वगैरह, और मैं बांग्लादेश जाके भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हमारे हिसाब से इस तरीके के जिहादियों को जब पकड़ा जाए, सो इसको डिपोर्ट करना ही एकमात्र रेमेडी या ये ठीक नहीं है। इसको इंटरोगेट करना था कि ये लगातार 18 महीने भारत के खिलाफ बहुत कुछ किया, बांग्लादेश में हिंदू को हत्या किया, और इसको इंटरोगेट करना था कि भारत के खिलाफ क्या प्लॉट लेके तुम भारत आए हो, किसने तुम्हें भारत की वीजा दी, कैसे भारत की वीजा मिला। और हमारे को लगता है कि इसको डिपोर्ट करना ठीक नहीं था, इसको बंद करना था जेल में, कि भारत हिंदुओं की रक्षा करता है, सुरक्षा दे। और भारत के अंदर एक हिंदू की खूनी घुस जाते हैं, चलो वीजा लेके ही घुसा, मगर खूनी तो है वो, तो इंटरोगेट करना था। और दूसरी जो है कि दाऊद इब्राहिम कभी अगर भारत घुस जाएगा या हाफिज सईद और वीजा लेके ही आएगा, तो आप उसको डिपोर्ट करेंगे। इसको तो बैन करना चाहिए था कि ये तो जिहादी है, आतंकवादी है। और अगर ये दिल्ली चल घुस सका, भारत घुस सका वीजा लेके, ये भी जानकारी करने की जरूरत थी कि इस तरीके के लोगों को कौन वीजा देता है। एक मेहदी हसन को तो हम लोगों ने पकड़ लिया कि हम सब लोग आवाज उठाए, कल रात आप भी इसमें शामिल थे, और सुबह उसको पकड़ लिया। मगर इस तरीके से कितने मेहदी हसन अभी भारत के अंदर गए, क्योंकि यूनुस की तानाशाही तो अभी तख्ते पे है नहीं, तारक रहमान है। और तारक रहमान तो ये सब आतंकी काम का ये शायद इसको टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि तारक रहमान ने घोषणा भी दे दिया कि हमारे पहले काम है नेबर्स के साथ, पड़ोसन के साथ रिश्ता जुड़ना। वो जब पड़ोसन कहते हैं तो पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसन है नहीं, हमारे से बहुत हजारों किलोमीटर दूर है। भारत ही हमारे एकमात्र पड़ोसन नहीं, भारत हमारे रिश्तेदार है, मैं लगातार कहता रहा, आप जानते हैं। सो ये भारत में ऐसे और भी मेहदी हसन घुसेगा वीजा लेके और वीजा नहीं लेके। सो जब जाते हैं ऐसे क्रिमिनल, सो एक फर्ज बनता है भारत की, बिकॉज हिंदू राष्ट्र, हिंदू के खूनी को इस तरीके से एकदम डिपोर्ट कर देना
ठीक नहीं था, इसको इंटरोगेट करना था एटलीस्ट 3-4 दिन, कोई पता चलाने के लिए कि कैसे घुसते हैं, कैसे वीसा मैनेज करते हैं। और ये हाई प्रोफाइल जिहादी है। बिल्कुल इसके वीडियो पहले से है, सोशल मीडिया में है जनवरी से। सो एक हाई प्रोफाइल जिहादी को वीसा कैसे मिलता? कोई ऐसे कोई ये जो आपकी चिंता है, ये वाकई बड़ी चिंता है और निश्चित तौर पर इसको वीजा लेने वाली प्रॉब्लम को, और जहां तक रही बात आप गिरफ्तारी की कर रहे हैं, तो जब तक भारत के कानून के हिसाब से, जितनी मेरी जानकारी है, जब तक भारत की जमीन पर कोई अपराध नहीं होता है और जिसने हिंदुओं के साथ जो भी हिंसा की है वो चूंकि बांग्लादेश पे की है, तो जो बांग्लादेश के कानून के हिसाब से अपराधी है, तो मुझे लग रहा है डिपोर्ट इस वजह से किया गया होगा। अच्छा शोएब साहब, अब नई सरकार में एक परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, जैसे आपने कहा कि स्टैंड ही कि पड़ोसियों के साथ हम अपने अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। दूसरा, ये जो एक लिस्ट है ये टेंटेटिव है, मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल है। खैर अब तो नाम सब सामने आ चुके हैं। एक जो हिंदू है उसे मंत्री, एक बौद्ध को मंत्री और स्पीकर, तो ये एक पार्टिसिपेशन तो दिखाता है। इस मूव को आप कैसा मानते हैं? और दूसरा, हिंदुओं की सुरक्षा क्या अब इस नई सरकार में बांग्लादेश में उसे आप होते हुए देख रहे हैं? कम से कम जो यूनुस के समय में हो रहा था वो नहीं होगा, और जितना यूनुस ने 18 महीनों में रेडिकलाइज कर दिया है, हालांकि बांग्लादेश के मतदाताओं को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने नकार दिया, जितने भी ऐसे तत्व थे उनको बुरी तरह हराया है, लेकिन फिर भी ये चुनाव शेख हसीना की पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, जिसके पास 30-35% वोट हैं। तो कितना ऑथेंटिक है, कितना वाकई बांग्लादेश ने इसे चुना है? बदली सरकार में भारत और के साथ संबंध ही नहीं। मैं विशेष रूप से ये चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख हिंदू हैं, उनकी जीवन, उनकी लाइफ में कुछ सकारात्मक होगा। अब इसमें देखिए, पहले बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू नहीं, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। मैंने 1 करोड़ 35 लाख कहा। 60। अच्छा, 60 लाख। दूसरी जो है बीएनपी तख्ते पे थे 91 में, 91 से 96, 2001 से 2006। सो बीएनपी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल हिंदू लीडर्स है, जैसे आपने जो लिस्ट दिखाए, ये निताई रॉय चौधरी मिनिस्टर बन गई, कौशल चंद्र रॉय स्पीकर। दूसरी बात जो है कि देखिए, यूनुस एक तानाशाही थे, कठपुतली थे आईएसआई की और यूएस डीप स्टेट की। मगर अभी जो सरकार ये सरकार है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। सो सरकार जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं और सरकार को जब पता चल गया कि बांग्लादेश की जनता ने जमात को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया और जिहादी जो तोड़फोड़ इसको भी रिजेक्ट किया, अभी हमारे को आशा है कि यह सरकार बहुत ही सावधान होगा। और सबसे बड़ी जो बात है एनकरेजिंग, कि बांग्लादेश में पहले जब भी कोई इलेक्शन हुआ, जब भी, सो इलेक्शन की नेक्स्ट डे में सेलिब्रेशन प्रोसेशन निकल रहा था, और वो सेलिब्रेशन प्रोसेशन की टारगेट थे हिंदू मंदिर, हिंदू घर, हिंदू माँ बेटी, माँ बहन और हिंदू भाई लोग। इस दफा बीएनपी की जो इतनी बड़ी जीत हुआ, 300 आसन में 213, जो बीएनपी की जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दी उसके पार्टी को कि वही सेलिब्रेशन नहीं चलेगा। दूसरी जो बात है कि जो ये होम मिनिस्टर हुआ है बांग्लादेश की, सलाउद्दीन अहमद, ये सलाउद्दीन अहमद को अवामी लीग ने कुम एब्डक्ट किया था और एब्डक्ट करके उनको बांग्लादेश भारत बॉर्डर में ले जाके भारत के अंदर घुसा दिया। और सलाउद्दीन अहमद बहुत सारे साल ये भारत में थे, भारत से उनको शरण मिला, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में थे, मेघालय में, और उनके साथ भारत ने जो
अच्छी रिश्ता दिखाए या एटीट्यूड दिखाए, शायद उनको याद है तो वो होम मिनिस्टर है। ठीक बात। और ये सलाउद्दीन साहब ये कोई बहुत पढ़ाई लिखा आदमी है, गवर्नमेंट सर्विस में थे, आइन कानून सब कुछ जानता है, और उन्होंने तो शपथ कल ही लिया। और आज से बांग्लादेश में ढाका सिटी में भी जो परिस्थिति जो यूनुस की जमाने पे थे कि गुंडागर्दी सड़कों में की बहुत कुछ तांडव या यहाँ वहाँ पाकिस्तानी स्लोगन, भारत पिटाओ स्लोगन, ये बंद हो गई, ये सब बंद हो गई। और बांग्लादेश की जो सरकार है अवनीश भाई, ये पाकिस्तानी सरकार है नहीं, बांग्लादेशी है। सो हम लोगों ने 18 महीने में फिर से बांग्लादेश को आज़ाद किया पाकिस्तानी कब्जे से, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम प्रेशर करेंगे इस सरकार को कि ये इलेक्टेड सरकार है, प्रेशर करते रहेंगे। अगर कोई कहीं हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा, इसको हम लोग स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी बात जो है कि कई हफ्तों में हम आवाज़ उठाने वाले हैं कि जितने हिंदू की हत्या हुआ बांग्लादेश में, टीपू चंद्र दास, अमृत मंडल से लेके बहुत सारे हिंदू, और 2024 के जिहादी तख्तापलट के वक्त में भी बहुत हिंदू को कत्ल किया, खून किया। इसके लीगल एक्शंस चाहेंगे हम लोग। आप भी हमारे साथ रहेंगे, भारत की सम्मानित दर्शक भी रहेंगे कि हिंदू की खून की जो ऐसे खून ऐसे जाएगा नहीं अनआंसर्ड। हम ज़रूर खूनियों को कोर्ट में लाएंगे और फांसी के तख्ता पे चढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर। और ये सुनना शोएब साहब, आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे एक फीलिंग को सेटिस्फाई कर रही है। तो उम्मीद की जाती है कि 18 महीने जो बांग्लादेश एक तानाशाह, एक अवैध आदमी के हाथ में था, अब वो अपने द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में है। और जो शुरुआती संकेत दर्शकों मिल रहे हैं, जैसा कि शोएब साहब ने भी कहा, कि अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो एक 18 महीनों की त्रासदी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ थी, उसमें कमी आएगी। बाकी भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे कैसे बढ़ेंगे, ये अभी बेहद शुरुआती समय है। लेकिन एक बात की चिंता तो जरूर है कि शेख हसीना की एक पार्टी जिसने इतने साल तक राज किया और जिसके 30-35% वोट हैं, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो ये कितना लोकतांत्रिक है। बहरहाल हमें किसी भी देश के इंटरनल मामलों से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन सुखद यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली हुई है। बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार है, जिससे संकेत शुरुआती वो कहीं ना कहीं अच्छे आ रहे हैं। ईश्वर करे सब शुभ हो। लेकिन शोएब साहब, आपको एडवाइस है कि आप जरा पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत रहम किया कीजिए। इस तरह से मत कीजिए कि पूरा एक अमला जो है वो चला जा रहा है ट्विटर पर रोते गाते कटोरा लेके कि इनका अकाउंट सस्पेंड करो, बंद करो, और वो भगा भी दिए जा रहे हैं वहां से। ट्विटर कह रहा है चलो हटो जाओ, ठीक है हमने संज्ञान में ले लिया। लेकिन उसी के साथ साथ आपके प्रधानमंत्री जी ने क्यों आपको ब्लॉक कर रखा है, वो कितना ऑथेंटिक अकाउंट है, अब ये भी एक सवालों के दायरे में। मुझे लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव टीम इसको बहुत जल्दी इसमें भी काम कर लेगी। तो हम लोग बांग्लादेश पर एक विस्तार से चर्चा और करेंगे। आज आपके पास, मैं जानता हूं कि व्यस्तता बहुत थी, मेरी एक शॉर्ट कॉल पर आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बांग्लादेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं के साथ जो चिंता आपने प्रारब्ध के इस मंच पर बीते 18 महीने और उससे पहले भी किया है, उसके लिए हम सनातनियों की तरफ से, भारत के सनातनियों की तरफ से, प्रारब्ध के सभी दर्शकों की तरफ से, शोएब साहब आपके प्रयासों के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। और अब बांग्लादेश में एक नई सुबह होगी। रोज कैसे दिन बदलते जाएंगे, किस तरीके से सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आए, इसको भी हम सप्ताह में कम से कम एक बार, आज मैं अपने दर्शकों के सामने आपसे समय लेके, और दर्शकों हम शोएब साहब से लगातार चर्चा करेंगे। शोएब साहब को आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि मेरे पास कई बार बयाने आ जाते हैं कि शोएब साहब क्या है, उनको बुलाइए। तो ये रही आज की चर्चा। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से चैनल को आप स्नेह दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि शोएब साहब जब अगली चर्चा में प्रारब्ध पर पधारे तो सबसे पहले वो सीधे सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा इसी के साथ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अपने अवनीश और शोएब चौधरी साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।